my lovely viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. And people, आज का मेरा टॉपिक है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ आर प्रेगनेंसी। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो पीपल, आई होप आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और मेरी टिप्स को अप्लाई करेंगे ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से दूर रहें। सो व्यूअर्स, जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो 29th वीक से स्टार्ट होगा और 40th वीक तक चलेगा, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स आएंगे, 7th, 8th और 9th मंथ आएंगे। एंड जो डॉक्टर ने आपको डेट दी होगी वो 9 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप 10th में एंटर होते हो, वो वाली डेट डॉक्टर ने आपको दी होती है। तो व्यूवर्स, पहले तो मैक्सिमम डिलीवरी जो है वो 9th मंथ ही हो जाती थी। मैक्सिमम लोगों को नेचुरल पेन 9th मंथ ही स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि मैक्सिमम लोगों को नेचुरल पेन स्टार्ट ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो शायद वो 10th मंथ के मिड में होगा। तो डॉक्टर आजकल क्या करते हैं, जो उनकी डेट होती है, जैसे आप जैसे ही 10th में एंटर होंगे उस टाइम आपको एडमिट कर दिया जाता है और उसी टाइम आपको आर्टिफिशियल इंजेक्शन दिया जाता है या टैबलेट्स दी जाती है, ताकि आपकी जब डॉक्टर की डेट हो जाएगी उस टाइम पे ही मतलब आपकी डिलीवरी होनी चाहिए। तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। वैसे तो नेचुरल पहले के टाइम पे नेचुरल पेन का इंतज़ार किया जाता था, चाहे आपको 10th मंथ कंप्लीट होने वाला होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता। जैसे ही आपको 10th मंथ लगेगा आपको उसी टाइम डिलीवरी करवा दी जाएगी। सो व्यूअर्स, मेरा सबसे पहला टिप ये है कि अब आपको रेस्ट करना है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको रेस्ट करना है। पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको थोड़ा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे आपके बेबी का काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ट्राइमेस्टर्स। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको हल्के फुल्के काम करने हैं, ज़्यादा भारी काम नहीं करने हैं और काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करना है, ताकि आपके बेबी की डेवलपमेंट काफ़ी स्मूथ वे से हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और अच्छी तरह से रेस्ट करें। एंड सेकेंड थिंग इज़ ईट हेल्दी फूड। तो व्यूअर्स, वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में ही आपको हेल्दी फूड खाना है, लेकिन जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे आपको फूड क्रेविंग थोड़ी ज़्यादा होने लगती है। तो उस टाइम पे आपका मन करता है, आप कुछ भी हल्का फुल्का खाते रहते हो। तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, उसको आपने अवॉइड ही करना है। वो बेबी के लिए सेफ़ नहीं है और इस टाइम पे वो आपकी हेल्थ के लिए भी सेफ़ नहीं है। तो उससे अच्छा है आप जो भी फूड खाएं, आप देखें कि वो आपको पूरा न्यूट्रिशन दे रहा है, उसी फूड को आपने चूज़ करना है। आपने एक फूड चार्ट बना लेना है, जिससे आपको पता चले कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलने चाहिए। वैसे इसके आपको अलग से बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इस पे भी मैं एक वीडियो करूंगी कि कौन कौन से फूड से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपने वैसा एक चार्ट बना लेना है और वही फूड खाना है जो आप अपने चार्ट में इंक्लूड करते हो, क्योंकि जो भी ये जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और मुझे पता है, जब हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर चलता है तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है और उस टाइम हम ज़्यादा हर कुछ खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको उससे बचना है। आपने वैसा हर कुछ नहीं खाना है और अच्छा अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ही खाना है। And next thing is, guys, do exercise properly and also include yoga in your daily routine. आपको योगा ज़रूर करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको बहुत ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज और योगा की। मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। सब लोग वीडियोस देखेंगे, सबको पता होता है कि योगा करना, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन उस टाइम पे ना आपको वो चीज़ पता नहीं चलती कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आपने एक्सरसाइज और योगा कंटिन्यू रखा होगा तो आपको डिलीवरी के टाइम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप एक्सरसाइज और योगा नहीं करते हो तो आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो व्यूअर्स, आपको, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहती हूँ आपको ये फ़ायदा होना चाहिए। जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस देखें उनको जो जो मैंने फेस किया है वो लोग उन चीज़ों को फेस ना करें। तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगी जो मुझे लगे कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने सिर्फ सुनना नहीं है, आपने योगा और एक्सरसाइज डेली करना है। आपने अपने डेली रूटीन में इसको, चाहे आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन आपको इसको डेली करना है।
एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना है। तो व्यूवर्स, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिनका मानना, अपनी सोसाइटी में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका मानना ये होता है कि हमें ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, उससे भी बेबी को कोई बैड इम्पैक्ट होगा। लेकिन व्यूवर्स, ऐसा नहीं है। जो पुराने लोग होते थे उनका ये मानना होता है, क्योंकि पुराना टाइम बिल्कुल अलग था। आज के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो पुराने ज़माने में जिस तरह के लोग थे, जिस तरह की उनकी बॉडी थी, उस तरह की बॉडी आज के टाइम पे नहीं है। वीमेंस की ही नहीं बल्कि एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान की बॉडी बिल्कुल अलग हो चुकी है। अगर पुराने ज़माने से कंपैरिजन किया जाए तो आई थिंक कंपैरिजन करना ही बेकार है, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं हैं जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे। तो आपने इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। बहुत से लोग होंगे जिनके घर वाले ये बोलेंगे कि आपको ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आपको टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के पास जाना है। जो भी डेट आपको डॉक्टर ने दी होगी, डॉक्टर आपको चेकअप डेट देता है तो उस डेट पे आपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए विजिट करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब आपको अपना मैक्सिमम टाइम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़कर ही स्पेंड करना है। तो व्यूअर्स, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है और घर वाले हमें यही सजेस्ट करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें पढ़नी हैं ताकि आपके बेबी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो घर वाले यही हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अच्छी अच्छी धार्मिक किताबें पढ़नी हैं ड्यूरिंग आवर होल प्रेगनेंसी। लेकिन व्यूअर्स, पहले तो उतना नहीं होता, क्योंकि मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे ही आपके बेबी की फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली 7th मंथ तक बेबी के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। उसके बाद उनकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है, उनमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे जो भी आप सुनते हो वो आपका बेबी भी सुनता है, और ये बिल्कुल सच है। जो भी आप गेन करते हो वो आपका बेबी भी गेन करता है। जैसे जो भी फूड आप खाते हो, आप अच्छा फूड खा रहे हो, गलत खाना खा रहे हो, वो सब आपके बेबी को लगता है, वो सब आपका बेबी भी गेन करता है। उसी तरह से जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो नॉलेज आपका बेबी भी गेन करेगा। तो गाइज, ज़रूरी नहीं है कि आपको धार्मिक ही किताबें पढ़नी है, ज़रूरी है कि आपको अच्छा अच्छा नॉलेज गेन करना है। आपको ऐसे ही, अगर आप कोई धार्मिक किताब खोल रहे हो और आप उसको ऐसे ही पढ़ रहे हो तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको फ़ायदा मिलेगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आपने समझना है, उस नॉलेज को आपने गेन करना है। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ सकते हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, मैगजीन में इंटरेस्ट हो, वो पढ़नी है। लेकिन जो भी पढ़ना है वो आपने पूरे मन से पढ़ना है, ताकि जो भी नॉलेज है वो आप पूरी तरह से गेन कर पाओ। एंड नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। जैसा कि व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ के लिए अगर हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, हमें लगता है कि हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स में पड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे तो वो चीज़ें हमें हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाती है। तो इस केस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से अपने माइंड को सेट कर लो कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपको लेबर पेन के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है। कभी भी आपको लेबर पेन हो सकता है। इस ट्राइमेस्टर के एंड में आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आपने पहले से ही तैयारी रखनी है। और आपकी लाइफ में एक नया बेबी आने वाला है, उसके लिए भी आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से अपना पूरा नेचर, पूरा अपना जो भी आपका टाइम टेबल है वो सारा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग चलता है, अपने अकॉर्डिंग ही रहता है, जो उसकी रूटीन होती है वो उसी अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन आफ्टर बेबी आपको अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, आपको बेबी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो आपका बेबी चाहेगा आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा बेबी आपकी बात तो नहीं समझ पाएगा, तो आपको ही उसकी बात को समझना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपकी लाइफ ना थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे मेरा जब नैनवी का, मुझे 1-2 महीने तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उसको गैस की प्रॉब्लम थी, तो सोने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मुझे प्रॉब्लम
हो रही है। लेकिन मैं ऐसा सोचती थी कि इतना छोटा बच्चा है, इसको भी देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसने मेरी नींद ख़राब की या ये इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं हमेशा ऐसा ही सोचती थी कि इसको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसका मुझे बहुत ही अच्छी एक रेमेडी मिली थी, जिससे नैनवी की गैस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन अभी तक उसको काफ़ी गैस बनती है। आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे इन सब चीज़ों के लिए, तो आप सब कुछ ईजिली हैंडल कर पाओगे। एंड नेक्स्ट वन गाइस कि ये जो आपका ट्राइमेस्टर है और अगर आपका लास्ट मंथ भी चल पड़ा है, तो ये टाइम है आपके पास जब आपको अपने बेबी के लिए शॉपिंग भी करनी है। तो आपने अपने बेबी को क्या क्या खरीदना है वो इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपको कपड़े वगैरह जो भी आप बेबी के लिए शॉपिंग करोगे उसको आपने वॉश कर लेना है। अगर आप बेबी के लिए जो भी कपड़े लेते हो उनको आपने पहले वॉश करना है, उसके बाद ही बेबी को पहनाना है। डायरेक्ट आपने कोई भी, कुछ लोग करते हैं कि एकदम से जब आप हॉस्पिटल चले जाते हो पहले से कोई तैयारी नहीं रखते, फिर जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे उस टाइम पे जल्दी से कोई कपड़े ले आएंगे। और ये उनकी मेंटालिटी होती है कि जब होगा तो उस टाइम पे हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन उस टाइम आपको अरेंज नहीं करना है। आप अगर किसी और का कपड़ा भी ले रहे हो तो उसको भी आपने पहले वॉश करना है, अच्छी तरह से आपने डेटॉल में वॉश करना है। उसके बाद ही आपने अपने बेबी को वो कपड़ा पहनाना है, या कोई और भी चीज़, अगर आपकी बेडशीट है उसको भी आपने पहले डेटॉल में वॉश करना है, उसके बाद ही उसको यूज़ करना है, क्योंकि बेबी को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपने पहले से ही इन बातों का ध्यान रखना है। व्यूअर्स, ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है और बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब मैं कुछ बातें बताऊंगी जो आपको टोटली अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले तो वही कि नो हैवी लिफ्टिंग, आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। अगर आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है तो आपका बेबी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है। ऑल्सो अवॉइड ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करनी है। ट्रैवलिंग पूरी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है, क्योंकि ट्रैवलिंग से आपको मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ते हैं और बेबी की ग्रोथ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ट्रैवलिंग लास्ट मंथ तो आपको ट्रैवलिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेबी की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई होती है। तो अगर बेबी की फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हुई होगी तो मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हुई होगी। तो कोई भी नहीं चाहता कि उनके बेबी की डेवलपमेंट पूरी नहीं हो, तो आपने ये सारी चीज़ें मैक्सिमम अवॉइड करनी है। एंड आपको मिर्च वाला खाना भी अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मिर्च वाला खाना हो तो वो आपको नहीं खाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हेल्दी खाना खाना है जिसमें कम मिर्च और कम मसाले हों। आपको बिल्कुल नॉर्मल सादा खाना खाना है। एंड नेक्स्ट वन, आपको अपना स्लीपिंग पोजीशन आप हमेशा दाईं ओर या बाईं ओर ही सोएं। आपको पेट और पीठ के बल नहीं सोना है, इससे भी आपके बेबी को प्रॉब्लम होगी। अगर आप पेट के बल सोते हो या पीठ के बल सोते हो तो आपके बेबी का घुटने का डर रहता है, तो आपको हमेशा राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड ही सोना है। एंड नेक्स्ट वन कि अगर आपके घर में कोई भी पेट है, चाहे कैट है चाहे डॉग है, आपने उनसे दूर ही रहना है। अपने ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी आपने अपने पेट से थोड़ा दूरी बनाए रखनी है, वही आपके लिए सेफ है। एंड लास्ट थिंग गाइज कि आपको वो खाना पूरी तरह से बिल्कुल ही अवॉइड करना है जिससे आपको एसिडिटी होती है, क्योंकि व्यूअर्स अगर आपको किसी भी खाने से, कोई भी खाना आप खा रहे हो उससे आपको अगर एसिडिटी बन रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बेबी को भी पड़ेगा। और आफ्टर बर्थ आप देखोगे कि आपके बेबी को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने पहले ही ध्यान रखना है कि पूरी प्रेगनेंसी में आपने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे आपको एसिडिटी हो। तो अगर आफ्टर बर्थ आप देखोगे आपके बेबी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि छोटे बेबी को गैस की प्रॉब्लम होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेबीज़ में। मैक्सिमम आज के टाइम में ये बहुत काफ़ी ज़्यादा बेबी में देखी जाती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है 80 to 90% बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम होती ही है। तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गैस निकालना और पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसका आपने पहले ही ध्यान रखना है कि आपने गैस वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है जिससे आपको एसिडिटी हो, वैसा खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है।
ओके व्यूअर्स, सो आई होप कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा और आप इन सभी बातों को ज़रूर अप्लाई करोगे, क्योंकि व्यूअर्स ये सारी बातें जो भी मैंने आपको बताई ये सारी मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे हैं और मैं नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं वो आपको भी हों, या जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने आसपास देखी हैं वो आपको हो। जो भी मेरी वीडियोस देखे मैं चाहती हूँ कि वो इन सभी प्रॉब्लम से दूर रहे, तो आपको इनको अप्लाई ज़रूर करना है। सो ओके व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।